हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन योजनाओं की जो हाल में चर्चा में थी और उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे आज हम। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में। ठीक है, तो देखते हैं, संकल्प और स्ट्राइव योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? संकल्प और स्ट्राइव योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास या लोक प्रशासन। इनमें से कौन सा आंसर राइट है? वीडियो को पॉज करके आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्प और जो स्ट्राइव योजना है वो कौशल विकास से संबंधित है। ठीक है, तो इसका व्याख्या भी हम करेंगे साथ में। तो कौशल विकास से संबंधित है, ये हमने पहले देख लिया है। तो संकल्प जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। याद रखना है, संकल्प क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है। बात करें स्ट्राइव की, तो औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण। ठीक है, औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण, यह क्या है? एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, ये क्या है? ये केंद्र प्रायोजित है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इन दोनों योजनाओं को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है तथा इन्हें 2017 में आरंभ किया गया था। ठीक है, याद रखना है, ये केंद्र प्रायोजित है और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में शुरू की गई सीड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीड योजना के बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य है। सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। सेकंड है, इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो उसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीड का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ टीएनटीज। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका आंसर गलत है, जबकि इसका होता है सामाजिक एवं न्याय जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो अभी हाल की घटना है, तो 16 फरवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डीएनटीज की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना, ये हिंदी में इसका नेम है। ठीक है, डीएनटीज की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना, यानी अंग्रेजी में कहें तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज लॉन्च किया। इस योजना को संक्षेप में सीड कहा जाता है। यह गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध जो घुमंतु जनजाति हैं उनके कल्याण के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसके 4 घटक हैं। पहला घटक है, इन समुदायों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा घटक है, इन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तीसरा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन्हें आवास की व्यवस्था की जाएगी। और चौथा है, इनके आजीविका की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना को लागू करने का काम इनकी नोडल एजेंसी कौन सी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बनाया गया। ठीक है, याद रखना है, सीड योजना की जो नोडल एजेंसी है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। ठीक, और 5 वर्षों की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। 4 इसके घटक हैं जो कि हमने आपको बता दिया, याद रखना है 4 घटक। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है, चौथा ये है। ठीक, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की है? स्माइल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, या फिर डी है जनजाति मामलों का मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्माइल योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे। तो अभी 12 फरवरी को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने एक स्माइल योजना की शुरुआत की। इसका फुल फॉर्म क्या है स्माइल का फुल फॉर्म याद रखना है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है। ठीक है, ये इसका हो गया फुल फॉर्म। यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। कौन कौन है इसमें शामिल? ट्रांसजेंडर समुदाय है और जो भीख मांगने वाले लोग हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। और 2021-22 में से लेकर 2025-26 तक इसमें 365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें 2 उपयोजनाएं हैं जैसे कि बताया गया। एक तो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण
के लिए समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना, और दूसरा है भीख मांगने वालों के लिए समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य इन समूहों को सशक्त बनाना ताकि उन्हें आवश्यक कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन मिल पाए। ये योजना पहचान, चिकित्सा सेवा, शिक्षा, व्यावसायिक अवसर और आश्रय के कई आयामों के माध्यम से उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखती है। ठीक है, ये होगी स्माइल योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ट्रांसजेंडर व्यक्ति और जो भीख मांगने वाले होते हैं उनका पुनर्वास करना। आगे चलते हैं, इसकी अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन आहट का क्या उद्देश्य है? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन आहट का क्या उद्देश्य है? ए, यात्रा के दौरान गर्भवती महिलाओं अथवा छोटे बच्चों को आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। बी, मानव तस्करी पर लगाम लगाना। सी, सुनसान स्टेशनों पर खास सुरक्षा व्यवस्था करना। डी, यात्रा के दौरान छोटे सामानों का पता लगाकर संबंधित व्यक्ति को सौंपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव तस्करी पर लगाम लगाना। ठीक है, तो रेलवे द्वारा ऑपरेशन आहट का मतलब होता है मानव तस्करी पर लगाम लगाना। ठीक, इसका हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा एक ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है मानव तस्करी, मुख्य रूप से महिला और बच्चों की तस्करी को रोकना है। ठीक है, दरअसल अन्य तमाम माध्यमों के अलावा ट्रेनों के जरिए जो बड़े पैमाने पर मानव तस्करी को अंजाम दिया जाता है, इसी को रोकने के लिए आरपीएफ ने यह ऑपरेशन की शुरुआत की। आरपीएफ क्या करता है? लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल की तैनाती करेगा, साइबर सेल्स का निर्माण करेगा और उसका विश्लेषण करेगा। एकत्र किए गए जो सारी जानकारियां हैं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा और ऑपरेशन में बॉर्डर एरियाज में जो संचालित ट्रेनों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जैसे कि बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं हमारी? म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। यहाँ से सबसे ज़्यादा मानव तस्करी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, कार्यक्रम का उद्देश्य आवश्यक पुलियों और क्रॉस ड्रेनेज संरचना के साथ सभी मौसम वाली सड़कों से पूरे वर्ष संपर्क प्रदान करना, और यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये अगर शुरुआत की बात करें तो ये केंद्र 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, बट 2015-16 के समय में 60% केंद्र और 40% राज्य का इसमें हिस्सा है। ठीक, देखते हैं, यह जैसे कि भी बताया है और फर्स्ट ऑप्शन ही है। सेकंड में क्या था कि इसकी जो 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी प्रारंभ में, और 2015-16 के बाद से इसका पैटर्न बदल चुका था। 60% केंद्र और 40% राज्य की भागीदारी इसमें कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नई रोशनी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, ये राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए चलाई गई एक योजना है। सेकंड है, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस योजना के लाभार्थी होंगे। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू की योजना है, और सेकंड इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये 18 से 65 साल के जो लाभार्थी हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इसका जो है देख लेते हैं व्याख्या। जैसे कि बताया गया, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कि 18 से 65 वर्ष की आयु की महिला के लिए नई रोशनी योजना एक केंद्रीय योजना है जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य विद्या, औजार और तकनीक उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट है इतना एरिया। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यह योजना चलाई गई है। तो इसमें अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो कि 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए ये योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया रिफॉर्म स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया रिफॉर्म स्कीम, फर्स्ट है, यह एक सुधार आधारित परिणाम लिंक्ड योजना है। सेकंड है, इसके तहत संघ 5 साल की अवधि में 3 लाख करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता प्रदान करेगा। थर्ड है, इसका लक्ष्य 2024-25 तक AT&C के नुकसान को अखिल भारतीय स्तर पर 2 से 5% तक कम करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है बताना है। केवल एक, एक और दो दोनों, केवल तीन, डी है 2 और 3। तो ऑप्शन को फिर से पढ़ लीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो यह एक सुधार आधारित और परिणाम लिंक्ड योजना है। कौन सी? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया रिफॉर्म स्कीम। यह क्या है? एक सुधार आधारित और परिणाम लिंक योजना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है। इसकी व्याख्या कर लेंगे। डिस्कॉम को अपनी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना सुधार आधारित और परिणाम लिंक्ड योजना है। ठीक है, और इस योजना का 5 वर्षों में इतने करोड़ का परिव्यय किया गया है। 21-22 से वित्त वर्ष 21-22 से 25-26 अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपए शामिल है। ठीक है, इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? 2024-25 तक AT&C घाटे को 12 से 15% कम करना है और 24-25 तक ACS ARR अंतर को शून्य करना है। वित्तीय रूप से टिकाऊ परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सामर्थ्य में सुधार। ठीक है, ये पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना संचालित की गई? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना संचालित की गई? संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय? तो कलाकारों के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय ए। ठीक है, तो इसका अभी ये वीडियो को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। ठीक है, बस ये देख लीजिए। इस योजना का लाभ उन पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है जिनकी आयु 60 साल से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की योजना नाम से एक अन्य योजना को भी संचालित करता है। ठीक है, तो आयु कितनी है? 60 साल से अधिक और आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, PM फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह योजना सभी किसानों के लिए अधिसूचित फसलों के लिए अनिवार्य थी। सेकंड है, सभी अधिसूचित फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला निर्धारित प्रीमियम 5% था। थर्ड है, यह फसल की विफलता के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? फिर से एक बार देख लीजिए, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बात करें फर्स्ट की, तो ये गलत है। इसमें कहा गया है कि यह योजना सभी किसानों के लिए अधिसूचित फसलों के लिए अनिवार्य थी, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड कहा गया है सभी अधिसूचित फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला निर्धारित प्रीमियम, ये भी गलत है क्योंकि रबी और खरीफ दोनों फसलों का अलग अलग प्रीमियम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत है। पूछा था कौन सा सही नहीं है, थर्ड इसका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेंगे। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 2016 में खरीफ सीजन से आरंभ की गई थी। ठीक है, 2016 में खरीफ सीजन से यह फसल के खराब होने पर एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में सहायता मिलती है। यह सभी खाद्य और तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को कवर करती है। जो सभी खाद्य तिलहन और जो वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी है उनको ये कवर करता है। किसानों द्वारा निर्धारित प्रीमियम भुगतान सभी खरीफ फसलों के लिए 2% है और रबी फसलों के लिए 1.5% है और जो वाणिज्यिक और बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% है। ठीक है, 2020 के खरीफ सीजन से इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया। उसमें बोला गया था ऑप्शन में अनिवार्य, जबकि 2020 से खरीफ सीजन में इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया तथा किसानों को यह विकल्प दिया गया कि वे यदि चाहे तो संबंध बैंक को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके फसल बीमा से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया वेब पोर्टल देश स्टैक ई पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक, एकल पोर्टल पर सभी सांस्कृतिक गतिविधि डेटा एकत्र करना। बी, ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कुशल बनाना।
सी माध्यमिक उच्च शिक्षा उद्देश्यों के लिए समर्पित एक पोर्टल है। डी एकल पोर्टल पर ढांचागत गतिविधियों का अभिसरण करना। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कुशल बनाना। ठीक है, तो स्टेक ई पोर्टल देश का क्या मतलब है? ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कुशल बनाना। ठीक है, तो सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों के स्किल तथा अप स्किल के लिए ई पोर्टल शुरू कर रही है। इस पोर्टल में प्रासंगिक नौकरी और उद्यमशीलता के अवसरों को खोजने के लिए एपीआई आधारित विश्वसनीय कौशल क्रेडेंशियल भुगतान तथा एडिशनल सर्च लेयर की सुविधा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे शून्य अभियान का क्या उद्देश्य है? ए, जनजाति इलाके की महिलाओं को गणितीय शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। बी, कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करना। सी, ट्रांसपोर्टेशन के चलते होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना। डी, पृथ्वी के सतह पर उस बिंदु को खोजना जहां गुरुत्व बल शून्य है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसपोर्टेशन के चलते होने वाले जो वायु प्रदूषण है उनको कम करना। तो 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट तथा आरएमआई इंडिया के सहयोग से एक शून्य अभियान लॉन्च किया था। अब बीते 25 जनवरी को इन संस्थाओं ने इसी अभियान पर आधारित एक ब्रांड फिल्म जारी की। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना। ऐसी कंपनियां जो शहरों में माल ढुलाई के कामों में लगी हुई हैं उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें ई कॉमर्स कंपनियां, फ्लीट एग्रीगेटर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो माल ढुलाई के कामों में लगी हुई हैं। इनमें ओला, उबर और जोमेटो जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।